नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान एसआई एग्जाम जो कि 13, 14 और 15 सितंबर को 3 दिन परीक्षा हुई थी। तो उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, किसके करंट अफेयर्स के, तो उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। ठीक है, तो आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं तो उन परीक्षाओं के अंदर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि प्रश्न हो सकता है रिपीट भी हो जाए और नहीं तो उसके आसपास के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया जुलाई 2021 तक। ठीक है, तो ये लागू किया है दोस्तों सबसे ज्यादा बार जो है वो यूपी के अंदर 10 बार। ठीक है, और अगर अवधि के हिसाब से पूछें तो पंजाब के अंदर देखो 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन अवधि सबसे ज्यादा यहीं पर रही है पंजाब के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो है वो यूपी के अंदर लगा है। कितना? 10 बार। पहली बार अगर पूछ ले तो 1951 में लगा था पंजाब के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो काफी टफ क्वेश्चन है। तो यह रहे हैं दोस्तों एन.के. बेरवा। ठीक है, ये मेरे साथ में इनका टाइम पीरियड भी लिख दिया है कि भाई चेयरमैन इस समय तक रहे और सेक्रेटरी जो है इस समय तक रहे हैं। चलिए, तो एन.के. बेरवा जो है दोस्तों सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं आरपीएससी के। वर्तमान में जो आरपीएससी के अध्यक्ष है वो कौन है? वो भूपेंद्र सिंह यादव है, जो कि 33वें अध्यक्ष हैं। पहला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो इसके घोष थे आरपीएससी के। स्थापना पूछ ले कब हुई थी तो 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अजमेर में है और आर्टिकल 316 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और पूछ ले कि कितना कार्यकाल होता है तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, या 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं पूछा है ना। तो यहाँ पर नीचे देखो टेबल के अंदर मैंने दिया है कि सगीर अहमद, एन.के. जैन और प्रकाश टाटिया, यानी कि ये तीनों तो रहे हैं। ठीक है, अध्यक्ष। ये सदस्य रहे हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग में रहे तो हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जगत सिंह सदस्य रहे। कब? 2005 से 2010 तक ये सदस्य रहे थे मानवाधिकार आयोग के। अभी अध्यक्ष पूछ लें कि कौन है तो गोपाल कृष्ण व्यास है। ठीक है, 22 जनवरी 2021 को ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। इनसे पहले प्रकाश चंद्र टाटिया थे। एक प्रश्न और पूछा गया था एसआई के अंदर जिसका संबंध इससे है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत किया गया। कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। कब हुआ है? 1999 में। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, पर इसने जो विधिवत रूप से कार्य करना कब आरंभ किया? तो मार्च 2000 के अंदर। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। ठीक है, मार्च 2000 के अंदर इसने जो है विधिवत रूप से कार्य आरंभ किया था। पहले अध्यक्ष की पूछे तो कांता भटनागर जो थे, इस कांता भटनागर जो थी वो पहली अध्यक्ष थी किसकी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। कार्यकाल 5 साल का होता है, क्या 70 वर्ष की उम्र तक। आरपीएससी का कार्यकाल कितने का था? 6 साल का था और 62 वर्ष की उम्र तक था। और मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है या 70 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो दोनों में से। ठीक है, और इस आयोग का अध्यक्ष जो है वो हाईकोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? तो ये दोस्तों एन.एन. माथुर जो है वो अन्य राज्य में नहीं रहे। टफ क्वेश्चन है मेरे लिए तो भाई। वर्तमान में पूछ ले में, बाकी ये सारे रहे। ठीक है, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के अपने राजस्थान के वो है इंद्रजीत मोहंती, जो कि 37वें न्यायाधीश हैं। इनसे पहले जो है दोस्तों, इससे पहले वह बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जज थे। कहाँ थे? बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर। राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और पहले न्यायाधीश पूछ लें तो कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान के पहले न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक। देखो अलग अलग टाइप के आते हैं इसमें मानव विकास सूचकांक के अंदर 3-4। तो उसमें इसने पूछा है लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? तो ये है दोस्तों 0.820 है ना, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूएनडीपी द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
इसमें भारत 2020 के अंदर जो है जो लेटेस्ट सूचकांक जारी किया गया था उसमें 131वें नंबर पर रहा। इससे पहले भारत 129वें पर था। तो 2020 का जो सूचकांक था उसमें भारत कौन से नंबर पर रहा है? 131वें नंबर पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। टॉप पर कौन रहा? नॉर्वे रहा। इसके कुछ आधार है दोस्तों जिसके आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है, जैसे कि किसी देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय आदि बिंदुओं के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। लैंगिक विकास सूचकांक वर्ष 2019 के लिए भारत का जो स्कोर रहा वो 0.820 है और विश्व का पूछ ले तो 0.943 है। फिर देखो यहाँ पर एक और है लैंगिक असमानता सूचकांक। ये सब इसी के हैं, यूएनडीपी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई इसी के बिंदु हैं ये। तो इस लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 123वें स्थान पर रहा है। एक प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? तो 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल्लाह और भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो किसके द्वारा तैयार किया गया मानव विकास सूचकांक? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल्लाह और भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा। भारत कौन से स्थान पर है? 131वें स्थान पर है सूचकांक में। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है जो राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिले हैं SBBJ, यानी कि बाड़मेर, कहाँ गया बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो इन चारों के अंदर ये क्रियान्वित है। 1993-94 से लागू है। और एक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अगर पूछ ले कब शुरू हुआ तो 2005-06 के अंदर शुरू हुआ था। ये अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद 5 जिलों के अंदर संचालित है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 के अंदर शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को यानी कि महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो ये 5,000 रुपए दी जाती है। योजना कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी। 3 किस्तों के अंदर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर एक टेबल दी होती है, अगर आप उस टेबल को रट लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 कौन सी? 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 4.11% रही। यहां पर देखो ये कथन गलत है। कैसे गलत है? 4.11% तो रही, माइनस के अंदर रही, वो भी स्थिर कीमतों पर नहीं, प्रचलित कीमतों पर रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ऐड भी कर रहा है। प्रचलित कीमतों पर -4.11% रही। तो ये कथन तो गलत है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, है ना। तो प्रचलित कीमतों पर -4.11% रही और स्थिर कीमतों पर -6.61% रही थी। नेक्स्ट है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। हाँ 42.40%। ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर रखा है मैंने। इसमें उद्योग का 28.15% है, कृषि का 29.45% है और सेवाओं का 42.40% है। तो ये एकदम सही पॉइंट है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% रहा। तो ये कथन भी दोस्तों सही है। और 2020-21 का अगर पूछ ले आपसे कितना अनुमानित है, 3.98% रहना अनुमानित है राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट है सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में, तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर पूछा है। तो देखो स्थिर कीमतों पर यहाँ पर सबसे कम किसका रहा है? उद्योग का रहा है 28.15%। और अगर यही अगर प्रचलित कीमतों पर पूछ लेता तो भी सबसे कम उद्योग का रहा है 24.80%, कृषि का 29.77% और सेवाओं का 45.43%। लेकिन हमको यहाँ पर स्थिर कीमतों पर पूछा है तो उद्योग आएगा। तो ये भी कथन गलत हो जाता है, कृषि का नहीं रहा है, उद्योग का सबसे कम रहा है। तो बी और सी सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से संबंधित योजना 88-89 में ये प्रारंभ की गई थी। चलिए, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक टेबल आती है जिसमें करीबन 15 के आसपास ये परियोजनाएं दे रखी हैं और उनके साथ ही जो उनको वित्त पोषित करने वाली संस्थाएं हैं उनके नाम भी हैं। चलिए तो मिला लेते हैं।
तो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, मुझे तो ये याद थी, तो इसी से मेरा आंसर भी लग गया। देखो JICA, तो ये पहले का 4, तो ये पहले का ए का 4, बस सारी मिल गई है। चलिए मिला लेते हैं अब इनको भी, दूसरों को भी। तो राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण सेकंड है ना, फेज सेकंड, तो ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। JICA से मतलब है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम चरण प्रथम, ये चरण सेकंड था, अब यहाँ पर अच्छा दोनों अलग अलग है, वो विकास है, ये निवेश है। चलिए राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना जो है ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा इधर साइड में और लिख रखी है, ये ध्यान रख लेना, जिसमें से जयपुर मेट्रो जरूर ध्यान रखना है, ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, यानी इनके द्वारा फाइनेंस किया गया है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम ADB के द्वारा। और एक ये भी ध्यान रख लेना, एक ये और एक ये, राजस्थान एक ये वाली, ठीक है। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जो है नागौर के अंदर संचालित है, और उसके लिए भी ये JICA जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की एम सैंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? अब ये एम सैंड क्या है? तो एम सैंड देखो, ये मिट्टी दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली, तो इधर वाली तो ये नदी वाली मिट्टी है, और ये इधर जो ब्लैक कलर की ये जो खनिज होते हैं, तो खनिज के चूरे से जो बनाई गई मिट्टी है, तो ये वाली मिट्टी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर है। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खान से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। तो इन्हीं जो खनिज से जो अपशिष्ट निकलते हैं उन्हीं के चूरे से ये मिट्टी बनाई जाती है, जिससे कि नदी की मिट्टी का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो ये तीनों ऑप्शन जो अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना, नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, राज्य में निर्माण कार्य में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य नहीं है। सेकंड नंबर जो है इसका उद्देश्य है। कब जारी की गई थी? 25 जनवरी 2021 को ये नीति मंजूर की गई थी, एम सैंड नीति। नेक्स्ट है संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। तो यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं गाय राइडर। नेक्स्ट है संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया। तो ये थी दोस्तों IIT मद्रास के साथ जो है राजस्थान सरकार ने समझौता किया था सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा करी? तो वर्जिन गैलेक्टिक के जो मालिक है वो है दोस्तों रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है। इन्हीं के साथ जो है एक भारतीय महिला ने यात्रा करी है, जिनका नाम है शिरीषा बांदला, शिरीषा बुंदेला नहीं, शिरीषा बांदला। 11 जुलाई 2021 को इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। इनका स्पेसक्राफ्ट था, उसका नाम था यूनिटी 22। इसके तहत इन्होंने यात्रा करी थी और रिचर्ड ब्रैंसन ने इस यात्रा का नेतृत्व किया था। मतलब ये 4 जने गए थे, जिनके नाम आप देख रहे हैं, शिरीषा बांदला, कोलिन बेनेट, बेथ मोजेस और रिचर्ड ब्रैंसन। 11 जुलाई 2021 को। तो सबसे पहले व्यक्ति थे ये रिचर्ड ब्रैंसन, जिन्होंने ये यात्रा करी। उसके अलावा ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक कौन? जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक भी हैं, वो गए थे इनके 9 दिन बाद ही, 20 जुलाई 2020 को। तो जेफ बेजोस गए थे 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष की यात्रा कर आए। और उसके बाद हाल ही में 16 सितंबर को स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष कंपनी है, ये भी किनकी है? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। तो इन्होंने हाल ही में इंस्पिरेशन 4 मिशन के जरिए 4 आम आदमियों को जो है, 4 आम लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराई थी। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था जैरेड आइजैकमैन ने। ये जो आदमी जैरेड आइजैकमैन, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये ब्लू ओरिजिन के लिए जेफ बेजोस हैं और वर्जिन गैलेक्टिक के अंदर रिचर्ड ब्रैंसन है, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSE मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। और MSEME की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन सही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे। कोवैक्सीन निर्मित है, तो कोवैक्सीन निर्मित है निष्क्रिय कोरोना वायरस से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? निष्क्रिय कोरोना वायरस यानी मृत।
चलिए, और कोविड-19 का टीका से मतलब क्या? कोविड-19 के टीके से मतलब है जो कोरोना वायरस रोग 2019 को उत्पन्न करने वाला जो विषाणु है जिसका नाम है SARS-CoV-2, जो विषाणु है उससे हमें लड़ने की शक्ति प्रदान कर सके, वो है कोविड-19 के टीके। चलिए, तो कोवैक्सीन निर्मित किससे है? तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 के द्वारा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, 2 से 8 डिग्री पर इनको जो है स्टोर किया जाता है टेम्परेचर पर वैक्सीन्स को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? राजस्थान से पूछा है, ठीक है, राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो पैरालंपिक में 6 ने किया था और टोक्यो ओलंपिक के अंदर कितनों ने किया है? 4 ने किया है। 4 कौन कौन से? देखो, भावना जाट जो कि राजसमंद से हैं, दिव्यांश सिंह पंवार जयपुर से हैं, अपूर्वी चंदेला जयपुर से और अरुणलाल जाट, 3 तो जयपुर से ही है और एक भावना जाट जो है वो राजसमंद से है, जो कि ट्रैक एथलीट है। और दिव्यांश और अपूर्वी जो है दोनों शूटिंग से हैं और अर्जुन लाल जाट जो है वो रोइंग से हैं। चलिए, थोड़ी सी इसकी बात भी कर लेते। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को जो है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो बजरंग पूनिया थे। भारत 48वें नंबर पर रहा था कुल 7 पदक जीतकर, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। पैरालंपिक की भी बात कर लेते दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान से 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 4 तो मेडल जीत गए हैं। देखो, कृष्णा नागर बैडमिंटन से हैं और जयपुर से हैं, इन्होंने गोल्ड जीता। अवनी लेखरा शूटिंग से हैं, जयपुर से हैं और इन्होंने गोल्ड जीता। यानी कृष्णा नागर और अवनी लेखरा दोनों ने गोल्ड जीता। अवनी लेखरा किससे? शूटिंग से, और कृष्णा नागर किससे? बैडमिंटन से। देवेंद्र झाझरिया ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से, चूरू जिले से हैं और सिल्वर जीता इन्होंने देवेंद्र झांझरिया ने। सुंदर गुजर ये भी जैवलिन थ्रो से हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता और ये करौली से हैं। उसके अलावा संदीप चौधरी और श्याम सुंदर ने भी पैरालंपिक में भाग लिया था। पैरालंपिक में भारत 24वें स्थान पर रहा इतिहास रचकर। टोटल 19 मेडल जीते, उसके अंदर से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। 5, 8, 6, 586। ठीक है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021, कौन सा है? जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष पर रहा? तो ये उदयपुर रहा था दोस्तों 4थे नंबर पर। ठीक है, उदयपुर रहा। फिर यहाँ पर देखते हैं, कोटा 10वें पर रहा, अजमेर 22वें पर रहा और जयपुर 28वें पर रहा। ओवरऑल रैंकिंग के अंदर राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो उदयपुर इसका सही आंसर है ना। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो वह है दोस्तों भवानी देवी, जो कि चेन्नई से हैं। इन्होंने अपना पहला मैच जीता था लेकिन बाद में ये हार गई थी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया? तो ये दोस्तों 30 जनवरी 2021 को इस योजना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था, क्योंकि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 सितंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। तो 30 जनवरी 2021 को इस योजना में कोविड-19 को जोड़ा गया और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया। ये जो योजना है दोस्तों, ये पहले जो भामाशाह योजना थी और केंद्र की जो जन आरोग्य योजना है, इनको मर्ज कर दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य की दोनों की भागीदारी का अनुपात जो है क्रमशः 60 और 40% है। 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है और योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का मेडिकल खर्च दिया जाता है। और इसके लिए जो राजस्थान में क्रियान्वयन एजेंसी, उसका नाम है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो ये दोस्तों भारत है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होगी, श्रम मंत्रियों की हो, चाहे शेरपाओं की मीटिंग हो, चाहे फाइनेंस की मीटिंग हो, अलग अलग मंत्रियों की मीटिंग, वो कौन किसकी अध्यक्षता में हो रही है? भारत की अध्यक्षता में हो रही है। तो 2021 में भारत कर रहा है इसकी अध्यक्षता। इससे पहले भारत ने 2016 और 2012 में की थी, मतलब तीसरी बार भारत ने 2021 में इसकी अध्यक्षता करी है। 9 सितंबर को 13वीं समिट आयोजित हुई थी। 13th ब्रिक्स समिट will be held under India's chairship on 9 सितंबर 2021। ठीक है, चलिए और पूछ ले 12वीं समिट कहाँ हुई? तो रशिया के अंदर हुई थी। 12वीं जो ब्रिक्स समिट है वो रशिया के अंदर हुई थी 2020 में। ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई चाइना के अंदर है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ब्रिक्स है, इससे मतलब है ब्राजील, इससे मतलब रशिया, इससे मतलब है इंडिया, इससे मतलब है सी से मतलब है चाइना और एस से मतलब है साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों का ये समूह है। इसके अलावा आपसे दोस्तों अगर G20 समिट भी पूछ ले
तो 2023 के अंदर भारत में आयोजित होगी। G20 समिट जो है भारत में कब आयोजित होगी? 2023 में। और 2021 वाला भी प्रश्न आ सकता है G20 का, तो ये इटली के अंदर आयोजित होगी 2021 के अंदर 30 से 31 अक्टूबर। ठीक है, 16वीं समिट होगी वो इटली के अंदर। चलिए, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? 2021 का फ्रेंच ओपन, तो 4 कोड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, AFWU। साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। AFWU शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन, फिर US होता है। तो अगर आपको ये ध्यान है तो बहुत इजी थे 2021 के, तो नोवाक 3 में तो नोवाक ही जीत गया। चौथा याद करना US ओपन जो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है हाल ही में। फिर महिलाओं के अंदर नाओमी ओसाका आ जाती है, फिर बारबरा क्रेजिसवोका, फिर एशलेग बार्टी, और जिन्होंने अभी इतिहास रचा है 18 या 19 साल की हैं, एमा रुडुकानु नाम, एमा ही ध्यान है अपने, तो अम्मा से याद कर लेंगे। अम्मा ने जीता इस बार US ओपन। किसने जीता? अम्मा ने जीता US ओपन, ब्रिटेन से शायद अम्मा। हाँ, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गया फ्रेंच ओपन? राफेल क्या, नोवाक कहाँ गया? नोवाक जोकोविक की। ठीक है, तो शुरुआत के ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों नोवाक ने जीते हैं। US ओपन जो है वो डेनियल ने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई थी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई। इसमें बताया गया कि भारत 2030 तक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा, यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर। ऊर्जा के अभी जो सबसे बड़े उपभोक्ता है उसमें क्रमशः पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे USA और तीसरे पे यूरोपीय संघ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुचर्चित कृषि विधेयक भारतीय संसद में किसने पेश किया? तो बहुत ही चर्चा में रहा था, तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो नई शिक्षा नीति जो है दोस्तों 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी, और इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, जिसकी समिति पर यह आधारित है ये शिक्षा नीति, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 में बनाई गई थी। भारोत्तोलक वेट लिफ्टर मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से है? तो ये मणिपुर से है, और चानू ने चांदी जीती है, मतलब सिल्वर जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर 49 किलोग्राम श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा के अंदर है। तो इसे दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के कारण और काफी पुराना हो गया था, इस वजह से दोस्तों इस प्लांट को बंद कर दिया गया। और 1967 में शुरू हुआ था, 460 मेगावाट इसकी क्षमता थी, और उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर था ये 1995 तक। बाद में इसको सरकार को बेच दिया गया, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को सेल कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये तो दोस्तों सुशील चंद्रा हैं। इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त भी हैं जिनका नाम है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। इनका कार्यकाल पूछ ले चुनाव आयुक्त का तो 6 साल का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 6 साल का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की उम्र तक। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे वो चुनाव आयुक्त हैं। अन्य 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजातीय विकास बोर्ड यानी माडा का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जोधपुर के अंदर है। इसका गठन कब किया गया? 2 फरवरी 2021 को इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति समुदाय का विकास करना। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन बामनिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। जी हाँ, दिए जाएंगे। 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और फिर प्रति माह 2500 रुपए भी मदद भी की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपए नहीं, ये गलत है, 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा 18 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त 5 लाख की मदद भी की जाएगी।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? तो 1 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। इसमें दोस्तों हार्ट कैंसर, किडनी डायलिसिस और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों के साथ 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर भी उपलब्ध हैं। 1576। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बहुत ही मतलब चर्चा में रहा था ये अल-अक्सा मस्जिद जो है एक समय पे, और हमास और इजराइल के मध्य युद्ध भी हुआ था बाद में। और ये कहां पर स्थित है? इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर स्थित है अल-अक्सा मस्जिद। आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो ये ट्रेसेबिलिटी क्या है दोस्तों? तो ये सरकार ने आईटी नियम जो बनाए थे, इसमें कहा कि भाई जैसे जो भी सोशल मीडिया साइट है उस पर है ना, कभी कभी कोई धार्मिक मैसेज या किसी प्रकार के जो मैसेज है जो कि लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, तो ये मैसेज अगर मान लो किसी ने बनाया है तो सबसे पहले किसने बनाया है, ये चाहती है कि सरकार चाहती है कि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये पहला मैसेज सबसे पहले किसने भेजा है। तो कई सोशल मीडिया जो है वो बता नहीं पाती है, तो इस कारण से सरकार ने कहा है कि भाई या तो नहीं बता पा रहे हो तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाओ जिसके माध्यम से आपको पता चले कि सबसे पहले मैसेज किसने बनाया, किसने भेजा है, वो जानकारी हमें चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे सोशल मीडिया, उसमें एक इनक्रिप्टेड वाला कुछ कोड होता है जिसके तहत ये पता नहीं चल पाता है कि मैसेज सबसे पहले किसने भेजा था। तो इसी से रिलेटेड है कि चौथा ऑप्शन देखो आप, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी, मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले मैसेज ये किसने भेजा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, अभी पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे, टोटल 7 मेडल थे। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। उसके अलावा मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर, पीवी सिंधु, लवलीना बोर्गोहेन हॉकी टीम और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद किस क्रेटर की तस्वीर ली है? तो ये क्रेटर की तस्वीर जो ली है उसका नाम है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है कौन है? साराभाई। तो ये साराभाई क्रेटर की जो है तस्वीर ली है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और रॉकेट जो था GSLV मार्क 3 था। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। तो साराभाई क्रेटर की तस्वीर ली है। कोविसेल्फ क्या है? तो कोविसेल्फ क्या एक सेल्फ टेस्टिंग किट है, यानी कि कोविड-19 की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत के पहले स्व परीक्षण रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान की, जिसे कोविसेल्फ नाम दिया गया। तो ये क्या है? कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है। और इसे किसने बनाया है? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने बनाया है। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 10% है जीडीपी का। कितना है? 10%। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? अभी पहले हमने चर्चा करी थी जिसमें हमने बताया था कि जीवन प्रत्याशा भी है, किसी देश की जीवन प्रत्याशा, उसका जीवन स्तर और शिक्षा, ये कुछ पैमाने हैं जिन पर ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है सूचक नहीं है। इंडिया जो 131वें नंबर पर रहा था, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे टॉप पर रहा था और इसके अंदर भी अपने चर्चा कर लिए मुख्य बिंदु। और भारत का लैंगिक विकास सूचकांक ये हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, कितना रहा? 0.820। किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल्लाह के द्वारा ये तैयार किया गया था 1990 में। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म डैश की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। तो 1 जून 2016 इसका सही आंसर है। 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इसकी पात्र होंगी। पहले इस योजना का नाम शुभ लक्ष्मी योजना था, जिसे 1 जून 2016 को बदल दिया गया। और इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक अलग अलग किस्तों में 50,000 रुपए तक की राशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो दोस्तों ये अनुपात है दोस्तों 60 और 40 का अनुपात। अधिकतर योजनाओं में जो है यही अनुपात है 60 और 40। कब लॉन्च की गई थी? 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी और इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न चल रहा है हमारा ये। भारत सरकार की पहल योजना, पहल मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 जून 2013 को शुरू हुई थी, उस समय इसका नाम था DBTL। ठीक है, इस योजना का पहले नाम ये था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि रसोई गैस पर जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट आपके खाते में पहुंचाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, उपभोक्ताओं के खाते में LPG अनुदान स्थानांतरण। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है, पहल योजना। नेक्स्ट, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। अब 4 हमको लाइनें दे रखी, उनमें से हमको ये आंसर निकालना है। तो चलिए, हमने आंसर निकालने के लिए राजस्थान की सरकार के ऑफिशियल जो लेटर थे उनमें से हमने निकाल ली है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, विक्रय में लिप्त समुदाय परिवारों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से विकास तथा पुनर्वास, आजीविका के वैकल्पिक अवसर संसाधन उपलब्ध कराना है, शिक्षा को दूर करना है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, ये नवजीवन योजना इससे रिलेटेड है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों और समुदायों हेतु जो है उनके विकास के लिए नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर राजस्थान सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जो सूचकांक है वो 1.0 है। ठीक है, 1.0 ध्यान रखना। इसके अंदर झुंझुनू टॉप पर रहा है, जयपुर तो सेकंड नंबर पर रहा, और सबसे अंत का पूछ रहे हो सबसे लास्ट में कौन रहे, तो वो 12 और जैसलमेर रहे। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना 2.0, ये तो था 1.0। अब 2.0 में ध्यान रखना कोटा और चूरू आ गए हैं। कोटा पहले स्थान पर है और चूरू दूसरे स्थान पर है। बाड़मेर और जैसलमेर सबसे लास्ट पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, झुंझुनू जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया इस बार। कौन से पर? तीसरे पर 2.0 के अंदर। राजस्थान SDG इंडेक्स में झुंझुनू जो कि 1.0 के अंदर जो था वो पहले पर था, लेकिन 2.0 इंडेक्स के अंदर ये जो है तीसरे पर आ गया है झुंझुनू। कोटा और चूरू पहले और दूसरे स्थान पर है क्रमशः। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो टोटल वैसे 50,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और उनको मिलाकर कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हो गए हैं। पहले 2.5 लाख थे, अब 3 लाख हो गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो ये जयपुर और जोधपुर के अंदर है। पुलिस कमिश्नर देख लीजिए, जयपुर के कौन है? आनंद श्रीवास्तव है, और जोधपुर के जोस मोहन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म ये कब शुरू किया गया था? तो ये 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये भी अपन ने डिस्कस करा था कि पहले इस योजना का नाम शुभ लक्ष्मी योजना था। 1 जून 2016 को ये प्रारंभ हुई थी, और इसके लिए जो पात्र होंगी वो 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं जो है वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत पात्र होंगी। और ये किस लिए बढ़ाई गई, ये योजना किस लिए आरंभ की गई है? तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका योजना का उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। यानी कि आंसर आ जाएगा इसका चौथा नंबर, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कितनी है? तो सकल राष्ट्रीय जो आय प्रति व्यक्ति, देखो 2018 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि 2019 में ये घटकर 6,681 डॉलर हो गई है, यानी कि चौथा ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 4.91 लाख रुपए हो गई है लगभग। किसके द्वारा बताया गया? ये UNDP के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी 2020, 17 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 131वें नंबर पर रहा था, नॉर्वे टॉप पर रहा था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मानव विकास सूचकांक में कुल 189 देश शामिल रहे हैं इस बार।
तो 2020 वाले में, और जिसमें भारत का जो HDI मूल्य है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो 0.645 रहा है। ये ध्यान रखना भाई दोस्तों। ये साथ में जो आप डिटेल ऐड करना चाहते हो तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। नेट से ही सर्च करके मैंने काफी मेहनत करके ये इसमें ऐड की है, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान पर संभावित व्यय कितना है, तो ये 1.16 लाख करोड़ है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो है स्थिर कीमतों पर 5,70,143 करोड़, यानी कि लगभग इसको राउंड फिगर में लिख दिया गया है 5.70 लाख करोड़। ऐसे प्रचलित कीमतों पर पूछ ले तो करीबन कितना हो जाएगा, 8.63 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रचलित कीमतों पर कितना हो जाएगा, 8.63 लाख करोड़ हो जाएगा। और फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी देख लो, यहाँ पर ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो ये कितना है दोस्तों, 6,43,222 और प्रचलित कीमतों पर है 9,57,912। प्रति व्यक्ति आय भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कितनी है स्थिर कीमतों पर, 72,297 रुपए और प्रचलित कीमतों पर 1,09,386 रुपए। अगर पिछली रिपोर्ट के मुकाबले अगर बात करें तो स्थिर प्रति व्यक्ति आय में -7.77% की कमी रही है और प्रचलित कीमतों में -5.29% की कमी आई है पिछली रिपोर्ट के मुकाबले। इसका आंसर तो क्या है, 5.70 लाख करोड़ है, ठीक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों MOU राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था। कृषि जोतों का जो औसत आकार हमसे पूछा है तो ये रहा था दोस्तों 2.73 हेक्टेयर। संख्या पूछ ले, 5 साल में होती है कृषि गणना, ठीक है। तो अगर प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछ ले तो 76.55 लाख है, जो कि पिछली जो कृषि गणना थी 2010-11 में हुई होगी, है ना, 2010-11 में हुई थी, उसके मुकाबले 11.14% की वृद्धि हुई है। औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा। 2010-11 में ये 3.07 हेक्टेयर था, यानी कि कमी हुई है। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार भूमि जोतों के औसत आकार में क्या है, कमी आई है। कितनी, 11.7% की, 11.07% की। और महिला प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या है 7.75 लाख है। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादन के अंदर राजस्थान के अंदर 4 बेसिन है टोटल, जिसमें एक जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यान बेसिन। तो जैसलमेर बेसिन के अंदर जैसलमेर और जोधपुर आ जाता है। बाड़मेर सांचौर के अंदर बाड़मेर और जालौर आ जाते हैं। और बीकानेर नागौर के अंदर बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये जिले आ जाते हैं। यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और विंध्यान बेसिन की पूछ ले तो कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा शामिल हैं। राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो सबसे अधिक हिस्सेदारी है दोस्तों सेवा क्षेत्र की है। सेवा क्षेत्र की ही पूछा है, सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा देखो 26.53% जो है वो व्यापार, होटल तथा जलपान गृह की है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो 24.60% किसकी है, ये स्थावर संपदा, आवासीय गृहों और स्वामित्व तथा पेशेवर अचल संपत्ति स्वामित्व। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फायर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है। 9 अक्टूबर 2020 को एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा। किसके थ्रू, सुखोई 30 फायर एयरक्राफ्ट के जरिए। तो उस मिसाइल का नाम क्या है, उस मिसाइल का नाम है रुद्रम 1, ठीक है। और ये जो किस प्रकार का वार करती है, यानी कि हमला जो है कि करती है एयर टू सरफेस, यानी हवा से जमीन पर।
राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी, और इसके लिए जो है गहलोत सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया था। आईएम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा महिला सशक्तिकरण योजना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? तो अभी पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें क्या नाम था? विक्रम था, और एक रोवर था जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन लैंडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मिशन के अंदर। किस रॉकेट के जरिए जीएसएलवी मार्क 3 के जरिए भेजा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक है? तो ये तो काफी बार न्यूज में भी आता रहा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान की सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? काफी पुराना प्रश्न है, दिशारी है। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित की जा चुकी है। कौन सा अस्पताल है? एमडीएम अस्पताल के अंदर, वहां पर। और ये इस कार्यक्रम आरबीएस कार्यक्रम के मदद से जोधपुर को बच्चों की कैथ लैब के लिए 5 करोड़ रुपए मिले थे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो पहला है कि लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। ये जरूरी है भाई, देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखे हैं इधर वाले, कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर उत्पादन होना चाहिए, दूध उत्पादन का तो होनी चाहिए। दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना आवश्यक है। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो लाभार्थी को क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो तीनों ही सही हैं, ए, बी और सी। राजस्थान के गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? तो 5 अगस्त को अपना ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच हुआ था जर्मनी से। ठीक है, इंडिया का मैच किससे हुआ था? जर्मनी से हुआ था, जिसमें भारत ने जर्मनी को हराया था। और ये ब्रॉन्ज के लिए महिलाओं वाला मैच जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुआ था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, लेकिन भारतीय महिला टीम हार गई थी ग्रेट ब्रिटेन से, और भारत जीत गया था पुरुषों वाले में। तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। और यहां तक किसको हराकर पहुंचा था? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहुंचा था ब्रॉन्ज मेडल के लिए। मेंस टीम के जो कैप्टन है अपने पुरुष हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो मनप्रीत सिंह है, और महिला हॉकी टीम के कैप्टन रानी रामपॉल है। एमलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? तो ये आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम का संगीतकार और गायक कौन है? तो वो है मोहित चौहान है दोस्तों। इनके गाने का नाम क्या था? लक्ष्य तेरे सामने, या तो ये था, या इसी गाने में एक और लाइन है, तू ठान ले, है ना। दोनों में से कोई सी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो मोहित चौहान है आंसर। परीक्षा में पूछी जा तो चुकी है, और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछी जाए तो ध्यान रख लेना है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि किरण रिजिजू उन्होंने 23 जून को ये ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? तू ठान ले, या फिर लक्ष्य तेरे सामने है। दोनों में से कोई भी अगर लाइन आ जाए तो ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं? तो ये है दोस्तों मालदीव से। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, अब्दुल्ला शाहिद जो है मालदीव से हैं। किस भारतीय संगठन संस्था ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की? तो ये शुरू की थी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की थी योजना। ठीक है, क्यों? बेल की कॉपी नहीं मिलने से रिहा नहीं हो पाए कैदी, इस वजह से, ताकि ये फालतू में लेट ना हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो सब जगह। ऐसा किसने कहा? कि एनवी रमन्ना ने कहा, जिससे कोर्ट के आदेशों का तेजी से और प्रमाणिक प्रसारण हो सके। इसके लिए फास्टर योजना शुरू की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिक्स का जो आयोजन है, ब्रिक्स के लिए जो अध्यक्ष हैं वो भारत हैं। तो ब्रिक्स की जितनी भी समिट्स हो रही हैं वो भारत के नेतृत्व में हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं।
और भारत जो है यूएनएससी का मेंबर बना है, नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 साल के लिए भी, 2021-22 इसकी टर्म रहेगी। परमानेंट मेंबरों में दोस्तों चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया? तो अजमेर से हैं भूपेंद्र यादव, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये, और श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। तो बी और सी इसका सही आंसर है। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु होगी उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी 1 लाख की, 1 लाख की जाएगी, और उसके बाद प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो एक मुश्त 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया? तो ये आत्मनिर्भरता को चुना गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा। और अगर कैम्ब्रिज का पूछ लेवे कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया, तो एक क्वारंटीन को चुना गया था कैम्ब्रिज के द्वारा, और हिंदी शब्द चुना गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा, वो था आत्मनिर्भरता। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान के किस जिले से है? तो 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था राजस्थान से, उसमें जो भावना जाट है वो राजसमंद से, बाकी 3 जो है जयपुर से, दिव्यांश सिंह पवार, अपूर्वी चंदेला और अर्जुन लाल जाट। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सही पूछा है भाई, ठीक है। तो मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान करेगी, सही है, और यहाँ पर ये भी सही है, ठीक है, 12,000 रुपए। इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इस योजना पर 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 600 करोड़। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा, जी हाँ, मई 2021 से इसका लाभ प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे, तो ये भी सही है। तो ए, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? तो ये हैं दोस्तों प्रताप कृष्ण लोहरा जी हैं। पहले पूछ लेवे तो आईडी दुआ हैं लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त। और अभी कौन है वर्तमान में लोकायुक्त? प्रताप कृष्ण लोहरा। जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं पुरस्कार? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अब ये क्या है लॉजिस्टिक? तो ये जो सामान का इधर से उधर पहुंचाना होता है ना, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, या फिर कस्टमर तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे, और पहुंचने के लिए उनको कहां कहां पर रुकना पड़ेगा, और वहां पर स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, तो उसमें सुधार करने से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे अच्छा सुधार करेगा और जो सबसे अच्छी सेवाएं देगा उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एसआई के अंदर जो एक क्वेश्चन पूछे गए थे 3 शिफ्टों के अंदर, वो सारे प्रश्न थे करंट से, और इनके आसपास से जो और प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।